हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ एंड एथिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो बेटा चैप्टर है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हम बात करेंगे एक तो लॉ की इंट्रोडक्शन के बारे में, वो देश का जो हमारा लीगल सिस्टम क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है। इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो टेक्निकल कम है, कुछ तो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कुछ थोड़े से टेक्निकल हैं, पर ये चैप्टर काफ़ी टेक्निकल होने वाला है। ठीक है, पहला ही चैप्टर है और काफ़ी टेक्निकल है। ठीक है, बट इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने को बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। वो कैसे सर? एक तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि जो लॉ की इंट्रोडक्शन है, यानी कि उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी देश की, वो होती है देश का संविधान। ठीक है। एक तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ, पहली बात तो बेटा ये होती है कि कोई भी देश में कानून नहीं बन सकता ऐसा जो संविधान के खिलाफ है। यानी हमारे देश में कोई लॉ बनता है तो पावर कहाँ से डिराइव करता है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर डिराइव किए हमारे देश में कोई कानून बन ही नहीं सकता। पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और सारा का सारा नहीं है, सारा तो बहुत डिटेल में है। ठीक है, साल लग जाएगा तब भी पूरा समझ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं, बेसिक जो प्रोविजंस हैं, वो हम बात करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, जो लॉ है उनकी जो उत्पत्ति है, यानी कि उसका जो जन्म है वो कहाँ कहाँ से होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहाँ से तो पावर डिराइव करके हमारे देश में कानून बनते हैं। उसके अलावा कहाँ कहाँ से जो है कानून बनते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या होता है देश में लॉ बनने का, ये तो वो डिस्कस करेंगे। और हमारे देश में जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो लीगल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है हमारे देश में। ठीक है, कानूनी जो स्ट्रक्चर है कोर्ट्स वगैरह का, वो क्या है। ठीक है, किस प्रकार से झगड़े सुलझाए जाते हैं, इसके लिए क्या आपको पता ही है कि क्या क्या मैकेनिज्म है। जैसे कोर्ट्स हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन होता है वगैरह, तो वो सब क्या है डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे, काफ़ी टेक्निकल चीज़ है ये, लीगल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजी। तो पहले ही मैं बता दूं कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर ध्यान से समझेंगे तो पहली बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अच्छे से समझना है, पहली बार में आपको याद हो जाएगा अगर ध्यान से आप सुनेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, तो हमारे देश का संविधान है। संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ एक बातें इस चैप्टर की आपने कहाँ पढ़ रखी होंगी, टेंथ क्लास में। ठीक है, सिविक्स होता है, आपको याद होगा टेंथ क्लास में। तो वहाँ पे भी क्या है कि थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले कहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान है, ये क्या है कि लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटर्न में अगर आप देखोगे हमारे देश का संविधान वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे बड़ा है। तो पहली बात तो ये हो गया हमारा। कल को देखो पूछते हैं एग्जाम में आपको कि फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो आपने याद रखना है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, राइटिंग में सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारा है। ठीक है, लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एक तो, विच हैज़ ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी क्या होता है कि चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा जब 2024 के इलेक्शन हुए, ठीक है, तो बीजेपी के लोग क्या कहते थे, 400 बार, अब की बार 400 बार। वो 400 बार वाला जो क्यों मांग रहे थे वो, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो कानून चेंज करने हैं, तो ठीक है, आपको संविधान चेंज करना है तो उसके लिए एक सुपर मेजोरिटी चाहिए होती है, अराउंड 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो उन्हें था कि हमें इतनी मेजोरिटी दे दो कि भी कल को हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लोगों को लगा, जो अपोजिशन ने मुद्दा उठा लिया, अभी संविधान अगर चेंज कर दिया तो ये लोग क्या है कि कल को जो कोटा वगैरह है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वो एक तरह से फोबिया बन गया लोगों के मन में, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि संविधान जो है उसको चेंज करना, अब मैं कई जगह संविधान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल है पर समझिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम बात किसी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान को चेंज करना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये रिजिड है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बहुत
लॉन्ग टर्म में सोच के, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू सोच के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। जो लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया, ठीक है, बहुत ही समझदार लोग थे, बड़ा सोच समझ के बनाया उन लोगों ने, और ये देखा कि हाँ भाई क्या क्या देश की इस समय समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सब बातों को ध्यान में रख के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया, ठीक है। और इसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड हैज़ ए फेडरल सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर, ठीक है। अब कल को पूछा जाता है कि आप बताइए कि हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल है या यूनिटरी है, तो आपने कहना है कि बेसिकली फेडरल है बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बेटा, बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है, फेडरल, बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स। अब ये क्या होता है सर, बट विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स, तो ये क्या होता है? देखो, फेडरल का मतलब होता है कि देश का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा क्या होता है सर? यानी देश में जो पावर्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फेडरल का मतलब ही ये होता है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में दो गवर्नमेंट्स मिलकर काम करती हैं। कौन कौन सी? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, साथ में क्या होती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है कि किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर स्टेट के पास है, और ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हो गया इसका फेडरल फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्लस साथ में क्या है, जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ये फेडरल फीचर्स, ये क्या है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स हैं। फेडरल होने के सबूत क्या है? एक तो जो जुडिशरी होती है वो सरकार के अधीन नहीं होती, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो हमारे देश की जो जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फेडरल, तो पहला क्या है कि जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है कि हमारे देश की जो जुडिशरी है बेटा, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमारे देश की जो जुडिशरी है बेटा वो क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और थर्ड क्या आता है इसमें, ठीक है, और थर्ड क्या आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या है कि मेन है। यानी कि कोई भी जो पावर है, ठीक है, कोई भी लॉ जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव किए नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे देश में कोई भी लॉ बनेगा तो वो पावर कहाँ से डिराइव करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। तो यानी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, सुप्रीम है। इवन सरकार के पास भी ये ताकत नहीं है कि वो संविधान के अगेंस्ट जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई कानून बना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी रहती है ये कि ये देखना कहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेवारी है, ये चेक करना बेटा कि कहीं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कहीं वायलेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो जहाँ भी कोई संविधान की कोई वायलेशन होती है तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाता है संविधान की रक्षा के लिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और हमारे देश में क्या है, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो संविधान से पावर डिराइव ना करता हो, ठीक है। नो लॉ कैन बी इनेक्टेड, कैन बी इनेक्टेड इन इंडिया विदाउट डिराइविंग पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे देश में कोई भी जो लॉ बनेगा वो बेटा पावर कहाँ से ड्राइव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो हमारे देश में कोई भी जो लॉ बनेगा बेटा वो पावर कहाँ से ड्राइव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर ड्राइव करके ही बनेगा। तो ये हमारे क्या है, फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है, बेसिकली। और दूसरा क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। यूनिटरी फीचर्स क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हाँ भी एक ही है, ठीक है, एक ही चीज़ का कंट्रोल है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो नागरिकता है वो एक ही है, ऐसा तो नहीं है जैसे अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट के अलग इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और सेंटर के अलग होते हैं, वो यहाँ भी होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया वो। यूनिटरी क्या है कि जैसे अमेरिका में जो सिटीजनशिप है ड्यूअल सिटीजनशिप है,
स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग होती है, देश की अलग होती है। बट हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो क्या है, यूनिटरी है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये क्या है, यूनिटरी फीचर है हमारे देश में जो लोगों की नागरिकता है। जैसे हम कौन से नागरिक हैं, ठीक है, हम क्या हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे पास दो नागरिकताएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टेट के भी सिटीजन हैं और सेंटर के भी हैं। हमारी जो सिटीजनशिप है वो एक ही है, ठीक है, वो है भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। क्लियर है सर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, कि यूनिटरी फीचर है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक यूनिटरी फीचर हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक फेडरल फीचर है। बट सबसे ऊपर क्या है, यूनिटरी है। अब सबसे ऊपर क्या आ जाता है, ठीक है, जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, अलग है बिल्कुल, ये फेडरल फीचर है, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पे इमरजेंसी लगती है, जैसे इमरजेंसी लग गई तो वहाँ पे कंट्रोल किसका आता है, सेंटर का। तो सेंटर क्या है कि कुछ केसेस में स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है, कुछ एक केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है। तो वो क्या होता है बेटा, यूनिटरी फीचर्स। तो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया ना। सबसे पहले क्या है, अभी दो तीन बातें ही सीखी हैं हमने बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वर्ल्ड का क्या है, एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला पॉइंट। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फेडरल है विद सर्टन यूनिटरी फीचर्स। फेडरल का मीनिंग हमने थोड़ा देखा कि फेडरल में क्या है, जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अमंग्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कुछ साथ में क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी, जैसे हमारे देश की जो नागरिकता है वो एक ही है, सिटीजनशिप है वो ड्यूअल नहीं है, एक ही है। हमें जो देश की सिटीजनशिप मिली है वो केवल इंडियन कंट्री की मिली है, ना कि किसी स्टेट की, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, बस आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। जस्ट आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, आपको सब समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा चैप्टर है और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये, क्योंकि मैं सीएसपी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे एक सब्जेक्ट है बेटा JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो वहाँ पे ये चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वहाँ तो पूरा डिटेल में है, आपको तो बड़ा लिमिटेड है, वहाँ बहुत डिटेल में है, ठीक है। चलिए, कहते हैं इट मेंशंस about the parliamentary form of government and lays down that India shall have independent judiciary। जैसे हमारे देश में क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई मोनार्क है, कोई राजा है वही राज कर रहा है, या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट राज कर रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया शैल हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये इसका क्या है, फेडरल फीचर है। क्या है, फेडरल फीचर है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर प्रोवाइड्स फॉर इमरजेंसी प्रोविजन स्ट्रक्चर एंड हैज मेनी फीचर्स दैट हेल्प इन गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कुछ इमरजेंसी प्रोविजन स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने ली थी, जैसे कई बार क्या होता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या है कि जो सरकार है वहाँ की जो स्टेट मशीनरी है फेल हो जाती है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर किसी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है फेल हो जाती है, तो वहाँ पे फिर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेक ओवर कर लेती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वो क्या है, एक तरह का यूनिटरी फीचर हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है मुझे, ठीक है। प्रेम्बल क्या होता है, ये एक इंट्रोडक्शन होती है। प्रेम्बल जो होता है बेटा, किसी भी कानून की क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है, किसी भी लॉ की क्या होती है, इंट्रोडक्शन। ऐसी जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो वहाँ प्रेम्बल दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है बेटा, प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। प्रेम्बल जो है ये बेटा क्या है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो बताता है कि हमारे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ठीक है। तो प्रेम्बल जो है ये क्या बताता है हमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें क्या बताता है बेटा, जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसका क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। तो प्रेम्बल जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, पहली बात ऑब्जेक्टिव बताता है, और ये क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया ये, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स रीड्स एज फॉलोज। यानी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, ठीक है, अडॉप्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रेम्बल को अडॉप्ट किया, ठीक है।
एंड इट्स दैट्स इज एज फॉलोज, रीड्स एज फॉलोज। पहला, अब ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, इसको याद रखना है यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस खाली प्रेम्बल से ही हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है। खाली बेटा प्रेम्बल पढ़ते ही, प्रेम्बल को देख के ही हमें पूरा आइडिया लग जाता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो देश का स्ट्रक्चर क्या है। पहली बात कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, justice कौन सा, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and enact and give to ourselves this Constitution। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। ये प्रेम्बल आपने याद रखना है। तो प्रेम्बल में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि पहले तो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम ये रिजॉल्व करते हैं, जो इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक तरह से इनटू ए सोवरिन। सोवरिन क्या होता है, सोवरिन क्या होता है कि जो देखो पहले क्या था, इंडिया जो था वो किसके राज के अंडर था, वो ब्रिटिशर्स के राज के अंडर था। इंडिया वॉज नॉट ए सोवरिन कंट्री, इंडिया जो था सोवरिन कंट्री नहीं था। सोवरिन क्या होता है, जो कंट्री क्या है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली फ्री है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंट्रोल में है, ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे, जो जो कंट्री अंडर कंट्रोल है तो सोवरिन नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो भी मैटर्स हैं, तो दूसरा देश उस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, कि हमारी जो देश देश है ये सोवरिन कंट्री है, ठीक है, हमारे देश के मुद्दे हैं, हम अपने आप सुलझा लेंगे। तो कोई दूसरी कंट्री हमारे देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उसमें जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें किसी प्रकार से क्या है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड सोवरिन, यानी जो इंटरनली एक्सटर्नली फ्री है। दूसरा है सोशलिस्ट। तो आपने सुना होगा जैसे हमारे देश में क्या स्ट्रक्चर है, कि आज के टाइम में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारे देश की जो 62% जो वेल्थ है, यानी कि 100 रुपया अगर है पूरे देश में, तो 62% वेल्थ जो है, ठीक है, वो केवल कितने लोगों के पास है, 10% लोगों के पास है। और जो 38% जो बाकी की वेल्थ है, वो 90% लोगों के पास है। यानी कि खाली 10% लोग ही क्या है, 62% वेल्थ को होल्ड करके बैठे हैं, ऑन करके बैठे हैं। और आप विश्वास मानिए 60%, ये डाटा है गवर्नमेंट का, 60% लोग क्या है कि अभी भी उनके पास अपना घर नहीं है, किराए पे रहते हैं या स्लम एरियाज में रह रहे हैं, खुले में सोते हैं। तो 60%, तो आप सोचिए क्या हाल है यहाँ पे, ठीक है। और हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, डेवलप कंट्री का तो ये होता है, अराउंड 95-96% जो होते हैं लोग, वो उनके पास क्या होता है, ईज़ ऑफ कम्फर्ट होता है, ईज़ ऑफ कम्फर्ट, घर रहने को ऐसा कुछ ओके है, ठीक है। तो ऐसा, तो समझ दें। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक ये जो सिस्टम है, ठीक है, हम एक्चुअल में किसकी ओर बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की ओर। देखो, एक होता है कैपिटलिज्म, ठीक है, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म। तो हमारा जो संविधान है, ठीक है, प्रेम्बल ये कहता है कि हमें देश को क्या बनाना है, सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट क्या है कि जहाँ पे एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। देखो सोवरिन का मतलब क्या होगा, जो कंट्री क्या है, फ्री है, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री, यानी कि कोई हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे देश के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या आता है, ठीक है, सोशलिस्ट में आ जाता है हमारा कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ भी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, वो ये नहीं कि कुछ लोग ही उसको ऑन करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि कुछ एक लोग ही उसको ऑन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बेटा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या है, लोगों पे राज करेगी, ठीक है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों में से लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार लोगों पे राज करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो समझिए इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं। एक तो कहते हैं कि हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सोवरेन स्ट्रक्चर,
सोवरिन क्या है, फ्री। ठीक है, सोशलिस्ट मैंने समझाया कि यहाँ पे क्या है, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और एक मैंने समझाया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या होता है कि लोगों के द्वारा, लोगों में से चुनी गई सरकार लोगों पे राज करेगी। एक होता है सेक्युलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर क्या है कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिया सभी धर्मों का सम्मान करता है। इंडिया डजेंट हैव एनी रिलीजन बट इट रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन। कि देश का कोई धर्म नहीं है, पर जो देश है हमारा इंडिया जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेक्युलर सिस्टम। ठीक है, तो एक चीज़ समझ गए कि हाँ भी जो प्रेम्बल है उसने ये डिक्लेयर किया कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, ये क्या है, एक सोवरिन कंट्री है, यानी कि कोई कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे मैटर्स में। और दूसरा, ये सेक्युलर कंट्री है, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब क्या है, अपना रहते हैं। ठीक है, अपने आराम से रहते हैं, बेशक वो अलग अलग सोसाइटियाँ बना के रहें, जैसे भी रहें, सबके पास एक समान अधिकार हैं। और उसके अलावा क्या है कि सोशलिस्ट, यानी कि जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी क्या है कि रिसोर्सेज हैं, उसका क्या होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेक्युलर क्या है कि इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है, पर ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, ये क्या होता है? सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या हो गया कि इंडिया में क्या होगा, सिस्टम जो है चलता है, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने ही लोगों में से, ठीक है, कुछ किसी को भी सिलेक्ट करके करते हैं और वो हम पे ही राज करते हैं। देखो, अब इलेक्शन हुए 2024 के, ठीक है, आपको याद होगा अमेठी से क्या था, अमेठी से पहले क्या हुआ 2019 में, ठीक है, स्मृति ईरानी थी, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, राहुल गांधी के अंडर जो काम करता था बंदा, ठीक है, उसने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो अब लोगों की इच्छा है, कोई क्या कुछ कह सकता है कि कोई बड़ा नेता हार गया है, छोटा नेता हार गया है, वो कुछ नहीं है। बड़ा तभी तक कोई है जब तक जनता उसको वोट डाल रही है। ठीक है, जनता ने जैसे ही वोट डालना बंद, वो बंदा जीरो। कहने का मतलब लोग अपने में से ही चुनते हैं जो लोगों के ऊपर ही राज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, और हमारे देश के सभी नागरिकों को ये सब बातें प्रोवाइड करनी है। पहले जस्टिस, न्याय देना है हमने। न्याय क्या देना है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखो सोशल जस्टिस में क्या आता है, आपने कोटा सिस्टम देखा होगा। कोटा सिस्टम क्या होता है कि ठीक है कि यार सबको क्या है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, लोग रह सकें, यानी कि जैसे अनटचेबिलिटी पहले था कि हाँ भी छोटी जात का बंदा बड़ी जात वाले के पास बैठ नहीं सकता, उसके नीचे काम करता, स्लेवरी सिस्टम था, वो सब खत्म हो गया। वो क्या था? सोशल जस्टिस दिया गया उनको। इस समाज में इन तबके के लोगों को क्या है, इनके साथ अन्याय होता है, एक्सप्लोटेशन होता है, तो वो क्या है कि वो जो अनटचेबिलिटी थी उसको ख़त्म किया गया। ठीक है, उनको इवन बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है जो मैंने बताया आपको, यही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है कि टैक्स लगाती है और टैक्स लगा के जनता पे ही खर्च करती है, इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? फिर देखो, आपने देखा होगा कि कुछ सीट्स क्या रिजर्व होती हैं, कुछ जो सीट्स होती हैं, इलेक्शन होते हैं, कुछ सीटें होती हैं, तो वो सीटें क्या होती हैं? रिजर्व होती हैं कुछ SC ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि मकसद ये होता है कि हाँ भी जो SC ST वाले हैं उनका भी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में, उनका वो भी क्या है, अपने लोगों की बात रख सकें इस तरीके से। ठीक है, लिबर्टी, हर एक व्यक्ति को आज़ादी है। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, हमें घूमने फिरने की आज़ादी है, इंडिया में कहीं घूम फिर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी जो थॉट है, एक्सप्रेशन है, अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, तो लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, किसी चीज़ को मानने की। जैसे कोई किसी राम को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई किसी ने गुरु बना रखा है, गुरु धार रखा है, वो सबकी मर्जी है, फेथ वर्शिप। ठीक है, कोई पत्थर की पूजा करे या मूर्ति की पूजा करे, ठीक है, कोई जल की पूजा करे, कोई सूर्य की पूजा करे, कुछ भी करे, तो ये वर्शिप हो गया, फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, ये सबका अपना एक पर्सनल मैटर है, जैसे मर्जी करे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। इक्वलिटी है, ठीक है, समानता का अधिकार। समानता में क्या है? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट पोस्ट निकलेंगी तो सबको मौका मिलेगा, बट हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, हाँ भी कुछ तबका जो क्या है कि पिछड़ा हुआ तबका है, SC ST वर्ग वगैरह है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि उनके लिए कुछ कोटे का प्रोविज़न, जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, वो किया जा सकता है। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। आपस में क्या है कि द्वेष की भावना ना हो, ठीक है, घृणा की भावना, यानी कि
नफरत की भावना ना हो, सब लोग आराम से रहें, प्यार से रहें, ठीक है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो यानी कि आप समझ के प्रियम्बल में क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो मेन मकसद है वो देश को सोवरेन बनाना, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेक्युलर है, ठीक है, सोशलिस्ट है, ये सब बनाना क्या है हमारे देश का मकसद है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि लोगों को हमने प्रोवाइड करना है, लिबर्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, जैसे मर्जी करे वो, जस्टिस, उनको जस्टिस देना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। उसके अलावा जो इक्वलिटी स्टेटस है और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, और फ्रेटर्निटी होता है कि हाँ भी हर बंदा डिग्निटी के साथ रह सके, ठीक है, हर इंसान को क्या है कि मौका देना है कि वो पूरा भाईचारा बना के रह सके, लोगों में रह सके, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, इनर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 को क्या है अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एन एक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ, पास कब हुआ ये 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब पर्पस क्या है, पर्पस आप समझ ही गए, ठीक है, ये सब पर्पस है कि हाँ भी एक तो देश को हमें क्या बनाना है, ठीक है, कि हमें क्या है कि सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है बनाना है कंट्री को। अब कहते हैं पर्पस प्रियम्बल का क्या होता है, देखो मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की कि प्रियम्बल जो होते हैं ये क्या होता है, जैसे एक लॉ का, एक कानून का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जो ये क्लियर करता है कि हम आगे, ठीक है, हम हमारा मकसद क्या है लॉ बनाने का। तो यहाँ पे जो संविधान का प्रियम्बल है इसका मकसद क्या है, ये बताना है कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या है, preamble to the constitution is a key to open the minds of makers and shows the general purpose for which they made the several provisions in the constitution। तो जनरल पर्पस क्लियर करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो देश में रहता है, हमारे लॉ मेकर्स हैं, कानून बनाने वाले, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इवन के सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी जो है, ठीक है। तो वो जब भी कोई काम करते हैं, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, क्या जुडिशरी देखती है कि कुछ वायलेशन हुई है कि नहीं हुई है, क्या कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट कर रहा है, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो प्रियम्बल का मेन मकसद जो है वो यही है कि हाँ भी लोग देखें कि उसको भाई, हाँ भी कोई भी जो कानून बन रहा है देश में, ठीक है, उनको पता हो कि संविधान का जो मकसद है वो क्या है। तो जनरल पर्पस क्लियर करता है जो प्रियम्बल है, या आगे जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है कि हमारी ओवरऑल पर्पस क्या है हमारे संविधान का, ठीक है। प्रेम्बल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेज, एग्जाम में आ सकता है। पहले तो बताता है कि डिस्क्लोजेज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके आधार पे बेस्ड है, किस बात के ऊपर बेस्ड है, क्या सोर्स है इसका, वही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। जब हम संविधान पढ़ते हैं, आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो हमें दिमाग में रखना है कि हमारी कंट्री जो है सेक्युलर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से रीड नहीं करना जिससे क्या है कि कम्युनलिज्म पैदा हो, ठीक है, कम्युनलिज्म पैदा हो, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ भी आप एक ही वर्ग का सोचें, एक ही आप क्या है कि दलिज्म का सोचें, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट लेज डाउन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो हमने देखा 26 नवंबर, ठीक है। इट सेट्स आउट द राइट्स एंड फ्रीडम्स विद विच पीपल ऑफ इंडिया विश टू सिक्योर फॉर देमसेल्फ, जैसे हमने पढ़ा भी, हाँ भी लोगों को क्या प्रोवाइड करनी है, फ्रेटर्निटी हो गया, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, ठीक है, राइट्स एंड फ्रीडम्स विच पीपल ऑफ इंडिया विश टू सिक्योर फॉर देमसेल्व्स। इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, हमारे देश का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पावर्स का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अमंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केस लो याद रखना। इन केसव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कल को आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर 1 या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आता है कि हाँ भी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आपने कहना है यस, प्रियम्बल जो है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ना है हमने, तो दिमाग में रखना है कि जो प्रियम्बल था उसको उसको फॉलो करना है हमने। कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करें कि जिससे क्या है कि प्रियम्बल जो है वो डिफीट हो जाए। तो हमें प्रियम्बल का ध्यान रखना है, जो प्रियम्बल है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो बेसिक जनरल पर्पस बताता है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने स्टडी करना है तो दिमाग में रखना है कि प्रेम्बल की वायलेशन ना हो, प्रेम्बल का जो टारगेट है, जनरल पर्पस है, वो अचीव होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से नहीं करनी हमने, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से नहीं करनी जिससे क्या है कि हमारी जो प्रेम्बल है वो ओवरराइड हो जाए। ठीक है। However, the preamble is neither a source of power to legislature nor creates a prohibition upon powers of the legislature। अब कहते हैं कि देखो, प्रेम्बल ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर है, यानी पार्लियामेंट कल को कानून बनाएगी तो खाली वो प्रेम्बल ही देखेगी, ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनी जो प्रोविजंस है उसको देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसके ऊपर फोकस करना है। बट हाँ, अब सारे के सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपने पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ भी जो भी लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से नहीं करनी कि हाँ भी वो प्रेम्बल को ओवरराइड कर जाए, प्रेम्बल को वायलेट कर जाए। ठीक है। नोर क्रिएट्स ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये याद रखना। ठीक है। अगर अगर क्या है अगर क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है तो सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस चीज़ को कैंसिल ही कर देगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है। और ध्यान ये भी रखना है कि हाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है उसमें ध्यान रखना है कि हाँ भी कहीं क्या है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करनी है। ठीक है। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग करनी है, प्रेम्बल के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बेटा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ एक बेसिक राइट्स देता है और कोई भी व्यक्ति देश में उसकी कोई वायलेशन नहीं कर सकता, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही कोई देश का कोई नागरिक, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति क्या है कि उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमारे मन में जो है ठीक है हम बोल सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोफेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ एक हमें एक बेसिक राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और कोई भी व्यक्ति उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। और ध्यान रखिएगा, अगर हमारी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो हमारे पास सीधा राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा राइट दिया हमें कि हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, वो भी हम पढ़ना है हमें, ठीक है, जा सकते हैं किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट पटिशन होती है, रिट पटिशन, याचिका, ठीक है, वो लगा सकते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हम क्या है बेटा, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, देखो एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शन, एक्ट जो होते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होते हैं? सेक्शन। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे क्या है? आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे हमारी क्या है वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो हम रिट पटिशन लगा सकते हैं। रिट पटिशन लगा सकते हैं कहाँ पे? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम रिट पटिशन लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम रिट पटिशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है। हाई कोर्ट में हम रिट पटिशन लगा सकते हैं, नोट कर लो। ठीक है। ये लिखा नहीं हुआ आपके सिलेबस में, सुप्रीम कोर्ट क्या बताया है, हाई कोर्ट का नहीं बताया। ठीक है। तो याद रखिएगा, रिट पटिशन लगाई जा सकती है, ठीक है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, हमारे पास पावर ये भी है कि हम रिट पटिशन लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसको? हाई कोर्ट को, हमारे अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ऐसे हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है। हमें उनको मानना भी होता है। राइट को अगर एक्सरसाइज करना होता है तो ड्यूटी को हमें रिडीम करना होता है, उसको हमें उसके प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। एम ऑफ फंडामेंटल राइट इज दैट सर्टन एलिमेंट्री राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड सो ऑन शुड बी रिगार्डेड एज इनवायलेबल, यानी कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता, नेवर टू बी ब्रोकन। जैसे कोई गरीब है, अमीर है, ठीक है, इसी प्रकार से भी क्या है कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए हैं संविधान ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसकी कोई वायलेशन नहीं कर सकता। ठीक है। एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड दैट द शिफ्टिंग majority in legislature of the country should not have a free hand in interfering with the fundamental rights। बहुत शानदार चीज बात लिखी है, कहते हैं शिफ्टिंग मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। जैसे क्या होता है, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी है, ठीक है, देश में कभी बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की है, कभी मेजोरिटी होती है, सुपर मेजोरिटी हो जाती है। ठीक है।
तो हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। किसी भी सरकार की जितने मर्जी मेजोरिटी आ जाए, कोई भी सरकार जितनी मर्जी सीट जीत के आ जाए, मेजोरिटी में आ जाए, और जो हमारे देश के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार बोलते हैं हिंदी में, मौलिक अधिकार, ठीक है, तो हमारे देश के जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उसको कोई भी सरकार वायलेट नहीं कर सकती, बेशक वो कितनी ब्रूट मेजोरिटी में आ जाए जीत के। ठीक है, फंडामेंटल राइट को और क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये क्या था एक्चुअली? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको बोलते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, एक यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 था मेरे ख्याल से। इसके तहत क्या था? ठीक है, ये सारा जो फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, फेडरल का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया। उसके अलावा जो ये फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को, कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, अब इक्वलिटी क्या है? समानता। ठीक है, इन द फॉलोइंग वर्ड्स इक्वलिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशन एंड इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड कंबाइंड एंड कन्फाइंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डिस्क्राइब कंबाइंड एंड कन्फाइंड विद इन द ट्रेडिशनल लिमिट्स फॉर ए पॉजिटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वालिटी इज एन एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। अब कहते हैं कि जो इक्वालिटी है बिल्कुल एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते, कन्फाइन नहीं कर सकते। कंबाइन क्या होता है कि किसी इसको बांध नहीं सकते आप, किसी रिस्ट्रिक्शन में, प्रोहिबिशन में इसको बांध नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल लिमिट्स है फ्रॉम ए पॉजिटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वालिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। एक तो क्या होता है? आर्बिट्रेरीनेस है, जो दिल क्या कर दिया। जैसे आपको याद होगा 2016 में, ठीक है, मोदी जी ने क्या किया? नोटबंदी कर दी, चलो भाई खड़ो, लाइन में खड़ो। ठीक है, ऐसा। तो मतलब कहने के बाद क्या है कि जो आर्बिट्रेरीनेस है, ठीक है, अब जो कानून आया, अब उसके ये थोड़ी ना था, ये जो नोटबंदी किए गए, ऐसा तो था नहीं कि खाली गरीबों के लिए या अमीरों के लिए, सबके लिए था। जिसके पास भी है सबको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वलिटी जो होती है वो अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस होती है। आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है? तो जो दिल चाह कर दिया ऐसा। ठीक है, इक्वलिटी क्या है कि हाँ भी सबके समान, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, आर्बिट्रेरी क्या है कि अमीर को जैसा लगा वैसे वो धक्का कर रहा है किसी के साथ, वो नहीं, एक समानता होनी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट equality and arbitrariness are sworn enemies. One belongs to the rule of law in republic, while the other to women caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitrary, it is implicit in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore violation of Article 14. मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जैसे बेटा आर्टिकल 14 है, ये बात ही किसकी करता है? इक्वलिटी की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 जो है, आर्टिकल 14 है, ये बात किसकी करता है? इक्वलिटी की। इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इक्वलिटी क्या है? समानता। ये सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सब एक समान है। ठीक है, एक्सेप्शंस टू द इक्वलिटी बिफोर लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कल को पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कि इक्वलिटी की जो एक्सेप्शंस है वो क्या है। पहला, इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट अकाउंटेबिलिटी। अब कहते हैं जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है या गवर्नर है ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गवर्नर होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है, तो उस समय वो जो भी कर रहा है उसके लिए वो राष्ट्रपति यानी कि उसके लिए वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होता। ये कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, या गवर्नर है यानी राज्यपाल, ठीक है, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और ए गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, उसकी उस टेन्योर के दौरान, उसकी उस टेन्योर के टाइम पे किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। पहला, जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, उस समय वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होता। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती किसी प्रकार की भी। नेक्स्ट है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, ठीक है, उसी प्रकार से जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो भी इनिशिएट नहीं की जा सकती। नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड against the president or governor of a state shall be instituted during his term of office in any court
इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन और परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। तो यानी कि तीन बातों से इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी मतलब छूट, ठीक है। क्या है, एक तो क्या है कि गवर्नर है, ये है किन लोगों को, केवल दो लोगों को, गवर्नर हो गया एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला छूट किस चीज़ से, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। जिस समय कोई व्यक्ति, ठीक है, गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे क्या है कि किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, ना ही गवर्नर के अगेंस्ट ना ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, और ना ही क्या है उसके अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है, ठीक है। ना ही क्या है सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट गवर्नर और अगेंस्ट प्रेसिडेंट। और थर्ड क्या है, ठीक है, नॉट अकाउंटेबल टू कोर्ट, ठीक है। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो किसी प्रकार से क्या है उस समय वो जो कोर्ट के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता, जिम्मेवार नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इजी पॉइंट है, ध्यान से समझना, बढ़िया पॉइंट्स हैं, इजी हैं, बट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों में ही भेदभाव कर रहे होते हैं, बेटा है, ठीक है, उसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बेटी है ज़्यादा नहीं दे करेंगे, या वैसे वैसा कुछ भी हो सकता है घर के हिसाब से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव करना। जैसे किसी के साथ हम जाति पाति के नाम पे, कि जो जात है उसके नाम पे करते हैं, या जेंडर के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि किन किन बेसिस पे आप किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं, कहते स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। यानी जो स्टेट है, राज्य की जिम्मेवारी है, ठीक है, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे भी, हाँ भी हम जॉब्स दे रहे हैं, इस धर्म के लोगों को देंगे, इस धर्म के लोगों को नहीं देंगे, तो वो नहीं करना। रीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब जेंडर है, ठीक है, यानी कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ऐसे। तो रीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, या इनमें से किसी और, किसी भी केस में, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो स्टेट जो है किसी जेंडर के नाम पे, सेक्स के नाम पे, ठीक है, उसके रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, रेस क्या है, किस जाति का है ये, रिलीजन किस धर्म का है, ठीक है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 है, क्लोज 2 है, प्रोवाइड दैट नो सिटीजन शैल बी ऑन द अबव ग्राउंड्स सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, ठीक है, कहते हैं इस आधार पे, इन सभी आधार पे किसी व्यक्ति से आप क्या नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं लगा सकते, ठीक है, कि आप उसको कहें कि आप जा नहीं सकते, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या कुछ कंडीशन लगा दी किस चीज़ की, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी आप कहेंगे भी इस जाति के लोग क्या हैं कि हमारे इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, हमारी शॉप में नहीं आ सकते, ठीक है, अम्यूज़मेंट पार्क है वहाँ नहीं आ सकते। मान लो पार्क बना दिया कि खाली हिंदुओं के लिए बना दिया या खाली मुस्लिमों के लिए बना दिया, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी के शॉप पे, पब्लिक रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट पे एंटर करने की रोक नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। इन बेसिस पे, ये जो सब बेसिस हमने पढ़े हैं, इन बेसिस पे क्या रोक नहीं लगा सकते। द यूज़ ऑफ वेल्स, जैसे पहले क्या होता था कि हाँ भी ये कुआं है, एक कुआं है, ये छोटे जात के लोगों के लिए है, ये बड़ी जात के लोगों के लिए है, ठीक है। छोटी जात के लोगों ने इस कुएं से पानी भी निकाल लिया तो भैया कहते थे कि हाँ भी अछूत हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो वो सब खत्म हो गया, अनटचेबिलिटी जो समझाया, छुआछूत बोलते थे उसको हम हिंदी में, अनटचेबिलिटी, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म हैज़ बिन एबोलिश्ड, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। किसी भी फॉर्म में क्या है जो अनटचेबिलिटी है वो क्या हो गई है, एबोलिश हो चुकी है, ठीक है। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है। अब कुएँ हो गए, टैंक्स हो गए जो पानी वाले टैंक्स होते हैं, बाथिंग घाट्स नहाने वाली जगह, ठीक है, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, जो आम जनता के लिए हैं, तो अब आम जनता चल सकती है उस पर। बाथिंग घाट्स हैं, कुएँ हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है, जो क्या है कि बने किससे, सरकार के पैसे से बने हैं, वो जनता के लिए ही बने हैं। अब जनता में ही, लोगों में ही, कि आप अगर करो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस,
सेक्स, जेंडर वगैरह जो भी है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। बट कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, ध्यान से समझना। पहला है प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब कहते हैं कि देखो, अब वीमेन हो गया, ठीक है, लेडीज यानी वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके बेनिफिट के लिए, वीमेन एंड चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए सरकार अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे बना सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहे बना सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, कुछ डब्बे रिजर्व्स होते हैं लेडीज़ के लिए, कि लेडी वो ये लेडी अपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट है, सॉरी, ठीक है। तो क्या है कि ये लेडीज़ के लिए ये डिब्बा है, ठीक है, जिसमें जा सकते हैं, लेडीज़ ही जा सकती हैं, जेंट नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसा। तो यानी कि वीमेन हो गया, कुछ बच्चों के लिए होता है, ये जगह केवल बच्चों के लिए है, ठीक है। द स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉ और प्रोविजंस टू बेनिफिट वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वो लोग जो पढ़ाई के कारण पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं या सामाजिक तौर पे पिछड़ पिछड़ चुके हैं, ठीक है, तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या है, कुछ प्रोविजन बनाना चाहे बना सकती है, ठीक है। द स्टेट कैन क्रिएट स्पेशल लॉज और प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स एंड फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। जो बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं, ठीक है, या एजुकेशनली बैकवर्ड है, पढ़ाई के कारण बिल्कुल मान लो अनपढ़ है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ भी है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे बना सकती है। उसके लिए प्रोविजन फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट, द स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इंक्लूडिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आपने देखा होगा बेटा कि जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे कुछ कोटा फिक्स होता है SC ST का, ठीक है, EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, तो उनके लिए कोटा फिक्स होता है कि यहाँ भी इतने % सीट जो है वो रिजर्व हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे जगह जगह पे क्या लिख रहे हैं, स्टेट, स्टेट, स्टेट ऐसा कर सकती है, स्टेट ऐसा कर सकती है। तो स्टेट का मतलब बेटा यहाँ पे ये राज्य नहीं है खाली, स्टेट आर्टिकल 12 है, ठीक है, वो इतना आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। आर्टिकल 12 में बता रखा है कि स्टेट का मीनिंग क्या है। स्टेट में बेटा क्या क्या आता है, पार्लियामेंट आ जाती है, देश की जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, वो आ जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, यानी कि पार्लियामेंट तो आई, और जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी आ गई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जितनी भी है ये, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ होती है जैसे लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, या फिर कुछ भी अदर कोई अथॉरिटी जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है या मैनेज बाय द गवर्नमेंट है, जैसे BSNL है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये क्या है, एक तरह से ये स्टेट माने जाएगा, ठीक है। अदर अथॉरिटीज कंट्रोल्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो आप समझ गए, तो जहाँ पे ये कह रहे हैं कि स्टेट, तो स्टेट का मतलब यहाँ बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। पार्लियामेंट भी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, लोकल अथॉरिटी आ गई, ठीक है, जैसे लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या कोई और अथॉरिटी जो क्या है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है या मैनेज बाय द गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, स्टेट के मीनिंग में ये सब आते हैं, ठीक है। तो यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये ध्यान रखना कि किसी भी तरह से रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, जेंडर के नाम पे, कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। और एक्सेप्शंस लिखी हैं, जैसे वीमेन एंड चिल्ड्रन की एडवांसमेंट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है, कुछ अलग से प्रोविज़न या लॉ बनाया जा सकता है। या SC ST हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, ठीक है, या एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन लोगों के बेनिफिट के लिए क्या है कि अलग से कुछ प्रोविज़न बनाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या, जैसे सरकारी पोस्ट निकलती हैं, गवर्नमेंट पोस्ट निकलती हैं, आपने देखा होगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और उसमें भी बात आ जाती है क्या, कि जैसे वही सेम चीज़ SC ST BC हो गया,
शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड कास्ट है, ठीक है। तो उन सब के बेनिफिट के लिए क्या है कि अलग से प्रोविजन बनाई जा सकती है। इसके लिए आपने देखा होगा कुछ ना कुछ कोटा फिक्स कर रखा होता है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है, ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास या स्टेट के पास, ठीक है। अगर स्टेट ऐसा चाहे, अगर स्टेट चाहे कि हाँ भी इस पर्टिकुलर स्टेट में इस पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही काम करेंगे, ठीक है, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब होंगी, गवर्नमेंट पोस्ट निकलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हमारी स्टेट के लोग ही यहाँ पे क्या है जॉब में भर्ती किए जाएंगे, तो ऐसा वो बना सकते हैं लॉ, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगी या अपॉइंटमेंट होगी किसी भी ऑफिस में अंडर द स्टेट, स्टेट के अंडर किसी भी ऑफिस में किसी की कोई अपॉइंटमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको क्या मिलती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर एक जात का, धर्म का, ठीक है, व्यक्ति क्या है कि जॉब में उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जॉब क्या है ले सकता है, जो भी प्रोसीजर होता है फॉलो करके। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। कहते कोई भी व्यक्ति कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, उसका डिसेंट मतलब क्या होता है, किस गोत्र से आ रहा है वो, ठीक है, उस आधार पे क्या है किसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ऑफ द स्टेट। कुछ एक्सेप्शन है जैसे समझाई मैंने, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, जैसे मान लो हरियाणा सरकार एक कानून लेके आई थी कि हाँ भी इतने % जॉब्स क्या हैं पूरे स्टेट में, जो प्राइवेट सेक्टर भी है इवन, इतने % जॉब्स क्या हैं हरियाणवियों को दी जाएगी, जो हरियाणा के रेजिडेंस हैं उनको ही देनी है, ठीक है। तो ऐसा कानून बनाया जा सकता है। कहते नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or UT any requirement as to residence within that state or UT prior to such employment or appointment, ठीक है। तो सरकार के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है, कानून बना सकते हैं कि हाँ भी अगर इस स्टेट में कोई पोस्ट है तो इसी स्टेट के लोग क्या हैं जॉब कर सकते हैं, इसी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेज, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या SC ST वगैरह हैं उनके लिए क्या है रिजर्वेशन रखी जा सकती है, ठीक है। तो कहते हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स तो पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। पहले क्या होता था कि बड़ी पोस्ट पे क्या था, सभी सरकारी पोस्टों पे जो बड़े बड़े लोग होते थे, जनरल कास्ट के कह सकते हैं, ठीक है। फिर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन थी नहीं, छोटी जाति जो थे के लोग थे, जो बैकवर्ड थे या शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है, तो वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस चीज़ को लाने के लिए, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न रखी गई कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ठीक है, SC ST तो है ही हैं, इवन जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी क्या है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, उनको भी क्या है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, जॉब की पूरी अपॉर्चुनिटी मिले उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड सीनियरिटी। अब खाली जॉब में नहीं है, जॉब के टाइम पे जो प्रेफरेंस मिलनी है वो तो है ही है, इवन कि सीनियरिटी के टाइम पे जब प्रमोशन करनी है उसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे उनको जो SC ST वगैरह हैं या बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनको क्या है कि प्रमोशन में भी सीनियरिटी मिलनी चाहिए। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in services under the state। यानी कल को प्रमोशन करना है, ठीक है, मान लो SC ST के लोग क्या है कि छोटी पोस्टों पे तो आ गए बट प्रमोशन नहीं है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा ही नहीं पा रहे, वो प्रमोट नहीं हो पा रहे, तो कहते हैं गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, स्टेट के पास ये भी पावर है, स्टेट कानून बना सकती है कि सीनियरिटी में भी क्या है कि जो रिजर्वेशन है वो रखी जाए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए क्या है सीनियरिटी में भी क्या है रिजर्वेशन रखी जाए। नेक्स्ट है रिलीजियस एफिलिएशन इन द ऑफिस। अब ये किस लिए है कि जैसे क्या होता है
कि जैसे रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज कौन करेगा? एक रिलीजियस पर्सन कर सकता है एक पर्टिकुलर कौम का, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिखों के गुरुद्वारे हैं, ठीक है, सिखों के गुरुद्वारे को मैनेज करना है, तो वहाँ पे अलाउड है कि हाँ भाई ठीक है वो सिख मैनेज करेगा, कोई ना कोई सिख मैनेज करेगा। या हिंदुओं के मंदिर हैं तो हिंदू को मैनेज कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो कहते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस in connection with the affairs of any religious or denomination institution or any member of the governing body therefore shall be a person professing a particular religion belonging to a particular denomination। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आर्टिकल कहीं भी इस चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा कि जो इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कोई रिलीजियस जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, सिखों के, जैन जैन के या हिंदुओं के या मुसलमानों के कुछ भी हैं, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे अगर उसी पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति ही क्या है कि उसको अफेयर्स को मैनेज करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कर सकता है तो उसको, ठीक है, उस तरह के जो कानून है वो वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ये क्या होता है सर? अनटचेबिलिटी मैंने समझा दिया, ठीक है। अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत। पहले क्या होता था कि जैसे छोटी जाति के लोगों से, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, अनटचेबिलिटी। यहाँ भी उसने टच भी कर दिया तो हाँ भी कोई गिलास को टच कर दिया ये, ठीक है, उसमें क्या था कि हाँ भाई ये बहुत गलत मानते थे, जो बड़ी बड़ी कह सकते हैं जाति के लोग थे, उसको ऊंची जाति के लोग गलत मानते थे कि हाँ भाई ये अछूत है, टच नहीं कर सकता ऐसा कुछ, ठीक है, ये हमारे कुएं का पानी नहीं पिएगा, दूर रहेगा ऐसे, ठीक है, ये सब था। तो वो सब खत्म, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी है इन एनी फॉर्म हैज़ बिन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है, बिल्कुल एबोलिश की जा चुकी है, ठीक है। कहते हैं अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. The term untouchability is not defined under the Constitution. However, it refers to the social disabilities imposed on certain class of person by reason of their birth in certain caste. However, it does not cover social boycott of a few individuals. ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ एक इंडिविजुअल का आप सोशल बाइकआउट कर देते हो तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। अनटचेबिलिटी कहते हैं डिफाइन नहीं किया गया। और अनटचेबिलिटी क्या होता है कि किसी जैसे रेस से जुड़ी हुई है, इस पर्टिकुलर जाति के लोग या धर्म के लोगों को क्या है कि हम, ठीक है, इसको हम अछूत मानते हैं, ऐसा था। वो सब तरह से क्या है इस समय वो एबोलिश की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, पहले क्या होता था जैसे, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में कोई नाइट की संज्ञा मिलती थी किसी को, कि नाम के आगे नाइट लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा सब खत्म हो गया है। तो कहते हैं किसी कोई भी व्यक्ति अपने नेम के आगे किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं लगा सकता। केवल जो मिलिट्री के लोग हैं, ठीक है, जो मिलिट्री वगैरह हो गया या एकेडमिक है, तो वही नाम के आगे कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सीए लिख देते हैं, सीए जगदीप पढ़ रहा, ये एकेडमिक के रिगार्डिंग है हम, ठीक है। जैसे मिलिट्री के लोग लगाते हैं सूबेदार, मेजर, जनरल, ऐसे इस प्रकार से, केवल दो जगह अलाउड है, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक। तो ध्यान रखना केवल दो ही तरह के टाइटल अलाउड है, ठीक है, एक मिलिट्री और एक एकेडमिक। मिलिट्री टाइटल, एक एकेडमिक टाइटल, केवल दो ही तरह के टाइटल अलाउड है और किसी प्रकार का कोई टाइटल अलाउड नहीं है। नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट है, स्टेट अब पता ही आपको आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो स्टेट किसी प्रकार का किसी को भी कोई टाइटल अलाउ नहीं करेगी, टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगी। और दो प्रकार के हो सकते हैं, मिलिट्री और एकेडमिक, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। पहली बात तो हमारी स्टेट ही नहीं ग्रांट करेगी किसी को, और दूसरा हमारे देश का कोई भी नागरिक फॉरेन स्टेट से किसी प्रकार का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरा, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profit or trust under the state accept without the consent of president any title from any foreign state। कहता है कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है, ठीक है, और वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी जॉब वगैरह हो गया या कोई ट्रस्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पर्सन है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी ऐसा है, ठीक है, तो वो कोई भी अगर अगर फॉरेन स्टेट से कोई भी अगर वो टाइटल एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो पहली बात तो क्या है, स्टेट ग्रांट ही नहीं करेगी। दूसरा, कोई सिटीजन फॉरेन स्टेट से कोई, ठीक है, टाइटल नहीं लेगा,
टाइटल का मीनिंग समझ गए, नाम के आगे हम जो लगाते हैं, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो अब वो ना एकेडमिक है ना मिलिट्री वाला है, तो अगर हर जगह ये लिखा जाए कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो तो अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फॉर्म और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। अब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट या प्रेजेंट वगैरह नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से। तो पहली बात तो हमारी जो स्टेट है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है वही नहीं किसी प्रकार का टाइटल ग्रांट करेगा, और दूसरा कोई भी देश का नागरिक जो है, देश का सिटीजन है, वो फॉरेन स्टेट से किसी प्रकार का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तीसरा जो अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर अंडर ट्रस्ट है, ठीक है, विद गवर्नमेंट, तो वो क्या है किसी प्रकार से कोई भी टाइटल फॉरेन गवर्नमेंट से लेगा तो उससे पहले उसे क्या है प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई गिफ्ट वगैरह भी लेना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए, इस सेक्शन में इतना ही है बेटा, ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही कवर किया हमने। बाकी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे 4-5 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर की, तो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर में पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, ठीक है। तो चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझना है आपने, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।